लोगों को झुंझुना झुंझुना किसको देना है? कुर्मी को दे दो। पंकज चौधरी को रबड़ स्टाम्प के तौर पे काम करेंगे, आपको मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में पंकज चौधरी की उतने इमेज है जितना समाजवादी पार्टी में पंकज जी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी समाज का अपमान किया है। 7 बार का जो सांसद है, हाँ यही मैं कहना 7 बार के सांसद को आपने झुंझुना पकड़ा दिया। पीडीए में आए दिन रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अखिलेश जी, मैं जहाँ तक जानकारी है आप तो बीजेपी से ही सारे पद को पाए हुए हैं, फिर आप बीजेपी को ही घेर रहे हैं। हमने इतना बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ा कि हम आपको क्या बताएं। अभी आपको बताएंगे तो आप भी सोचेंगे कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता कैसे। अधिकार नहीं मिलेगा। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कहती है किसान के आय को मैं दुगना कर दूंगा। अरे महाराज, आप दुगना कहाँ कर रहे हैं? जो आपने रेट तय किया है उस रेट में तो दलाल बैठे हुए हैं। सरकार तो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन कार्रवाई क्या करती है? कार्रवाई को जात देख करके, मजहब देख करके, धर्म देख करके, व्यक्ति देख करके करती है। नमस्कार, मैं बबलू कुमार, आप देख रहे हैं भारत की बात पॉडकास्ट। आज हमारे साथ युवा भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व में 2022, 23 व 24 में भारतीय खाद्य निगम उपभोक्ता मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर लव कुश पटेल जी मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं उनके जीवन शैली के बारे में और भी कुछ चर्चाएं उनके साथ में आज करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। बहुत बहुत नमस्कार बोलू भाई, आपके पॉडकास्ट में आपने हमको बुलाया, उसके लिए मैं आपको आभार और धन्यवाद दोनों देता हूँ। जी जी बिल्कुल। बेसिक जैसे आपको पहले से भी जानकारी है, हमारा होम डिस्ट्रिक्ट बस्ती पड़ता है। हरैया विधानसभा क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूं और पिछले 2016 से मैं लखनऊ में अपना इस समय निवास कर रहा हूं। अगर शिक्षा की बात करें हम आपकी, तो आप डॉक्टर की उपाधि भी ले रखे हैं। जी जी बिल्कुल। तो शिक्षा की शुरुआत कहाँ से शुरुआत की है? जैसे लखनऊ से ही या फिर जहाँ आपका निवासी रहे, यानी कि हरैया क्षेत्र से, वहीं से हैं? नहीं, हमारी प्राथमिक शिक्षा, क्योंकि हम गांव के परिवेश से आते हैं, तो प्राथमिक शिक्षा हमारी जो है जूनियर हाई स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज से हुआ। हाई स्कूल भी गवर्नमेंट कॉलेज और इंटरमीडिएट भी गवर्नमेंट कॉलेज। ग्रेजुएशन हमने अवध विश्वविद्यालय से संबंधित हमारा ग्रेजुएशन BSc कंप्लीट हुआ। उसके बाद जैसे डॉक्टरेट का आपने जिक्र किया, तो BNYS हमने डॉक्टरेट की डिग्री ले रखी है। और उसके बाद शिक्षा कंप्लीट होने के बाद हम लखनऊ चले आए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम बात करना चाहेंगे कि अगर आप पैसे की बात है, जैसे डॉक्टरी करके आप डॉक्टर भी बन करके गरीबों की सहायता भी कर सकते थे और पैसे भी कमा सकते थे, नाम अर्जित भी कर सकते थे, फिर ये राजनीति में आने का क्या कारण रहा? कोई मजबूरी रही या फिर शौक रहा? कुछ प्रकाश डालेंगे इस पर? नहीं, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, राजनीति से मेरा कोई शौक नहीं रहा। और डॉक्टरी हमने इसीलिए किया था समाज की सेवा करने के लिए। आपको जानकारी भी है कि हमारा फैमिली डॉक्टरी लाइन से जुड़े हुए हैं, अपना मेडिकल स्टोर और तमाम सारी चीज़ें हम लोग चला रहे हैं। राजनीति आपने शब्द जो जोड़ा है वो राजनीति नहीं है, हमारा समाज नीति है। हम समाज के लिए, अपने समाज की सेवा करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। जो कि छोटा कस्बा हमारा है, हरैया से सटा हुआ हमारा गांव पड़ता है, छोटा कस्बा है। वहाँ से हम जिस लेवल पे समाज की सेवा करना चाहते थे, संभवतः वहाँ से हमारे फुलफिल नहीं हो पाती। समाज नीति और राजनीति में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। समाज नीति से ही अगला कदम बढ़ता है राजनीति की तरफ, लेकिन राजनीति हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा समाज नीति है। हमको समाज नीति करना है, ना कि राजनीति करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमने कई बार ये भी देखा है, आप कई जनपदों में आप देख लीजिए, फतेहपुर, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या,
कि कुछ ऐसे हादसे हुए कि जहां पर आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जाके आंदोलन तक किया है, सरकार को घेरा है, और हमें जहां तक जानकारी है आप बीजेपी से ही सारे पद को पाए हुए हैं, फिर आप बीजेपी को ही घेर रहे हैं। तो क्या ऐसे कहीं पार्टी विरोधी नीतियों के नाते आप पर कोई छेप नहीं लगा, या फिर आपको ऐसा नहीं बताया गया कि आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, इस तरह की कोई धमकी, ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, आपको मैं क्या स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि धमकी और पार्टी से निकालना वो उनका विषय है। निकालें, रखें, ना रखें, उससे हमारा जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब जब हमारे समाज के ऊपर उत्पीड़न होगा, परेशान किया जाएगा, अधिकार छीना जाएगा, तो हम गुलामी करने नहीं आए हैं। किसी भी पार्टी में गुलामी करने नहीं आए। आपको सही बताया कि हमको भारत सरकार, मौजूदा समय भारतीय जनता पार्टी थी, गोंडा के कीर्तिवर्धन सिंह राजा साहब के दया दृष्टि से कह लिया जाए, हमारा जो है मनोनयन हुआ। 2 साल का कार्यकाल था, 2 साल हमने पूरा कंप्लीट किया। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो 2 साल का हमारा कार्यकाल था भाई साहब, उस 2 साल के कार्यकाल में मैंने एफसीआई और संबंधित भारतीय खाद्य निगम और उत्तर प्रदेश सरकार में खाद्य और रसद विभाग में जो बड़े बड़े घोटाले हुए, जैसे उसमें 1-2 नाम मैं आपको चिन्हित करना चाहूँगा कि घोटाले का आशय ये है कि साल में एक बार धान की फसल की बिक्री होती है, जिसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियां नामित की जाती हैं। उन पर जो किसान नहीं थे, जो उस जिले का नहीं था, जो उस ग्राम सभा का नहीं था, जो उस मंडल का नहीं था, हमने इतना बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ा कि हम आपको क्या बताएं। अभी आपको बताएंगे तो आप भी सोचेंगे कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता कैसे है। सहारनपुर जनपद की मामला था, विषय थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्षमा चाहूंगा। सहारनपुर जनपद में, शाहजहांपुर में एक किसान ने हमको फोन किया, मैं एजेंसी का नाम नहीं लूंगा, कि सर हमारे यहाँ जो किसान नहीं हैं, जो बीज के दलाल हैं, जिसके पास 1 बीघे खेती नहीं है, वो पर डे 3 टाली धान तौल करा रहे हैं, और हमारी 5 दिन से टाली खड़ी हुई है, हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, मुझको आज बुलाया जाता है, कल बुलाया जाता है, परसों बुलाया जाता है, लेकिन मेरी फसल की खरीदारी नहीं हो पा रही है। हमने कहा तो भाई विषय बहुत गंभीर है। अच्छा, हमारी जिम्मेदारी भी थी, क्योंकि मैं उस कमेटी का स्टेट लेवल का एडवाइजर मेंबर था। हमने फिर उसको जो गंभीरता से लिया, परिणाम ये निकल के आया कि पूरे मंडल का मैंने डेटा निकलवा लिया 3 दिन अपना प्राइवेट कर्मचारी को लगा करके। और आश्चर्य की बात आपको ये समझ में आएगी, 3 दिन में मैंने 1 लाख प्लस फर्जी किसानों का डेटा इकट्ठा किया। कोई उत्तराखंड का था, कोई बरौनी का था, कोई फैजाबाद का था, कोई गोरखपुर का था, कोई कहीं का था। आप बताइए, हर जनपद में जब क्रय केंद्र काटा लगा हुआ है तो हमको बस्ती से शाहजहांपुर जाने की जरूरत क्या पड़ गई। हमारे धान का फसल जो है बरेली, बस्ती से बरेली में क्यों खरीदा जा रहा है? रेट वही, सुविधा वही, पेमेंट उसी 2 दिन 3 दिन के बाद जो भी होना होता सेम वही। तो हम बरेली से अपना ट्रांसपोर्ट चार्ज खर्च कर करके हम दिल्ली धान बेचने क्यों जाएंगे? ऐसे किसानों का डेटा मैंने पकड़ा, संबंधित अधिकारियों को मैंने लिखा। हम भारतीय खाद्य निगम में थे उस समय, हमारे यहाँ के प्रबंधक रजत शर्मा जी हुआ करते थे, उनको भी मैंने चिट्ठी लिखा। लेकिन कहा जाता भ्रष्टाचार जो होता है वो नीचे से ही नहीं आता है, ऊपर से तब नीचे जाता है, उसमें सबके सब लोग सम्मिलित थे। परिणाम क्या आया? कुछ नहीं निकला। जांचें होते रही, 3 महीना 4 महीना बीत गया। अंत में हमको मजबूर होकर के राज्यपाल महोदया के शरण में जाना पड़ा, किसानों की पीड़ा लेकर के। और जब मैं राज्यपाल जी से मुलाकात करने के लिए समय मांगा तो उन्होंने जो हमने विषय लिख, समय मांगने के लिए विषय इंगित करना होता है, और उनके भी राज्यपाल उस समय आनंदीबेन पटेल जी थी, अभी भी हुई हैं, तो वो भी किसान परिवार से ही थी। उन्होंने उस विषय को गंभीरता से लेते हुए हमको तीसरे दिन उन्होंने बुला लिया। हम पहुंचे, हमने उनसे विषय बताया, महामहिम ये स्थिति है,
और आपके रहते हुए अगर जो हमारे किसान का, मेरा समाज शोषित वंचितों को अगर जो अधिकार नहीं मिलेगा, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कहती है किसान के आय को मैं दुगना कर दूंगा। अरे महाराज, आप दुगना कहाँ कर रहे हैं? जो आपने रेट तय किया है उस रेट में तो दलाल बैठे हुए हैं। अच्छा। और दलाल किसके बैठे हुए हैं ये सब जानता है। नाम नहीं लेना चाहता हूं। दलाल का जो काम करता है वो अधिकारी से भी मिला होता है और सरकारों से भी मिला होता है। सरकार चाहे जिसकी हो, अधिकारी चाहे जो हो। अच्छा। चाहे गवर्नमेंट किसी की भी रही हो। जब मैं लेकर के गया, उन्होंने 1 लाख डेटा, उन्होंने कहा हमको तो यकीन नहीं था। पूरा पोथी में इतना सा ऊंचा लेकर के जाकर के रखा अपने साथियों साथ में। उन्होंने जांच लिखा, परिणाम क्या आया? उनके भी जांच लिखने के बाद में अधिकारियों ने केवल गोल गोल पेपरबाजी में घुमाया और निष्कर्ष शून्य रहा। आप सोचिए, 1 लाख से ऊपर पीड़ितों की मैं आवाज उठाई, ना तो उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे खाद्य और रसद विभाग के सचिव ने सुना, ना तो भारतीय खाद्य निगम के एमडी जो प्रदेश का एक होता है उन्होंने सुना। मैंने राज्यपाल को चिट्ठी लिखा, राज्यपाल महोदया ने भी चिट्ठी के माध्यम से सर्कुलेट कर दिया। चिट्ठी खेल रही है, अभी तक उन किसानों को न्याय नहीं मिल पाया। बिल्कुल। आपका फोन आना तो तय हो गया है। आप जिस तरह आज बेबाकी से बोल रहे हैं, पक्का है आपका फोन आना तो तय हो गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, पीड़ित, शोषित, वंचित, आप समझिए, बिल्कुल। हम जो है किसान परिवार से आते हैं और हमारा परिवार हमेशा आंदोलनकारी रहा है। बिल्कुल। तो आंदोलन से हम लोग डरने वाले नहीं। अच्छा, आंदोलन से याद आया, आप जैसे ये फतेहपुर, बलरामपुर, अयोध्या, गोंडा, यहाँ सब पे आपने आंदोलन किया, क्या कोई निष्कर्ष निकला? जी बिल्कुल, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ। पिछले 3-4 महीने की घटनाओं का आपने जिक्र किया, जिन जनपदों का नाम दिया, जहाँ तक मुझे नॉलेज थी मैंने। संघर्ष एक लंबे समय से कर रहा हूँ, हम उस पुरानी चीज़ों पे नहीं जाना चाह रहे हैं। फतेहपुर बलरामपुर में जो घटनाएं हुई, बलरामपुर में सोचिए सरकार क्या कहती है कि 0 टॉलरेंस, कानून सबके लिए सामान्य है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हो क्या रहा है सरकार में? इस सरकार में जो कार्रवाई हो रही है व्यक्ति को देख करके हो रही, जाति को देख करके हो रही, समाज को देख करके हो रहा है। बताइए, एक व्यक्ति क्यों फरसा लेकर के निकलता है और अपने इतना अहंकार में रहता है कि बिना किसी चर्चा के, बिना किसी परिचर्चा के, बिना किसी बोलचाल के जाता, फरसा उठा करके एक लोग को मार देता और तुरंत मर जाते हैं। 2 लोग जो है एडमिट, मतलब एकदम मृत अवस्था में छोड़ देता उनको, उनकी इलाज चल रहा होता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। हम लोग को सूचना मिली, जिला प्रशासन को फोन के माध्यम से हमारे समाज के तमाम साथियों ने फोन किया, जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाया गया। जिला प्रशासन अब किसके दबाव में, किसके इशारे पे उस ब्राह्मण व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर रहा जो दोषी है। मैं किसी जात का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अभी और जब बातें खुलेंगी तो सारे घटनाओं का जिक्र होगा और सारे घटनाओं में कौन दोषी है उससे ये स्पष्ट हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने मारा वो ब्राह्मण समाज से आता था। आप बताइए, फरसे से गला काट दिया जाता, प्राथमिकी दर्ज होती है और पीड़ित परिवार रोज रोज एसपी कार्यालय, डीएम कार्यालय जाता है, कार्रवाई कुछ नहीं होती है। अगर अब हम इस स्थिति में डर जाएंगे तो फिर हमारे समाज का क्या होगा, हमारे पीड़ितों का क्या होगा, हमारे शोषितों का क्या होगा, हमारे वंचितों के साथ में क्या होगा। तो आपकी योगी सरकार तो 0 टॉलरेंस की बात कर, वही मैं बात कर रहा हूं कि सरकार तो 0 टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन कार्रवाई क्या करती है? कार्रवाई केवल जात देख करके, मजहब देख करके, धर्म देख करके, व्यक्ति देख करके करती है। 0 टॉलरेंस बिल्कुल शून्य है इनका। 0 टॉलरेंस के नाम पे योगी सरकार बिल्कुल विफल है, बिल्कुल फेल है, जरा सा भी वो कुछ नहीं कर पा रही है। और यही वजह शायद होगा कि 27 में दोबारा बीजेपी सरकार नहीं बनेगी। नहीं, जैसे अखिलेश ने पीडीए चलाया तो उसी के आधार पे तो इस बार देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया गया है, फिर पंकज चौधरी जी को जो कुर्मी बिरादरी से ओबीसी से आते हैं। देखिए, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, चाहे अखिलेश हो, चाहे बीजेपी हो या XYZ कोई पार्टियां हो, फतेहपुर में
सांसद नरेश उत्तम पटेल जी हैं, जो उत्तर प्रदेश में पूर्व में इनके प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी के। ठीक है, परिणाम क्या रहा? एक शब्द उन्होंने इसलिए नहीं बोला कि आने वाले समय में अखिलेश जी, अगर हम कुर्मियों की बात करेंगे तो अखिलेश जी हमको निकाल के पार्टी से बाहर फेंक देंगे। उनको भी अपनी कुर्सी बचानी है, इसीलिए युवाओं को समाज नीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, क्योंकि ये जो सत्ता में बैठे हैं, विपक्ष में बैठे हैं, नेता मंत्री सांसद बन करके, विधायक बन करके, ये लोग समाज के हितैषी कभी भी नहीं हो सकते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ जब जरूरत पड़ेगी तो केवल वोट लेने के लिए समाज याद आएगा। उस जिस दिन कुर्सी पे बैठ जाते हैं ये लोग, उस दिन समाज को भूल जाते हैं। बिल्कुल, हम थोड़ी बात प्रदेश अध्यक्ष के बारे में हाँ, कर सकते हैं? बिल्कुल। प्रदेश अध्यक्ष जी को तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इसके पहले आपके रहे प्रदेश अध्यक्ष आपके जाट समाज से आते थे, हालांकि उनके वे भूपेंद्र चौधरी लगाया गया था, यानी भ्रमित किया जा रहा था कि ये भी कुर्मी बिरादरी से होंगे, लेकिन बताना चाहूँगा अपने ऑडियंस को कि वो जाट समाज से थे, पश्चिम साइड से। उससे पहले स्वतंत्र देव सिंह पटेल जी माना जाता है योगी जी के बहुत खास थे, उनका बहुत अच्छा उनका मिलान था, एक साथ में अच्छा काम करते थे। योगी जी उनको रिपीट भी करना चाह रहे थे, ऐसा बताया जाता है, लेकिन बीजेपी ने इसके उलट बिल्कुल अलग किया और ले आए पंकज चौधरी जी को, जो गोरखपुर से ही आते हैं, जहां से योगी जी आते हैं वहीं से ही आते हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है, कैसे क्या किया गया है? जैसे देखिए, प्रदेश अध्यक्ष कोई भी हो, चाहे पंकज जी हों, स्वतंत्र देव जी की बात की आपने, भूपेंद्र चौधरी जी की आपने बात किया, भारतीय जनता पार्टी की एक ही पॉलिसी रही है, केवल एक पॉलिसी, लोगों को झुंझुना दे दो। झुंझुना किसको देना है? कुर्मी को दे दो, यादवों को दे दो, कुछ एक दो जो है अल्पसंख्यक समाज में आते हैं उनको दे दो, और उनके नाम पर उनके समाज में ठगाई करके सत्ता में काबिज हो जाओ। सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, पंकज चौधरी की और रबड़ स्टाम्प के तौर पे काम करेंगे। आपको मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में पंकज चौधरी की उतने इमेज है जितना समाजवादी पार्टी में नरेश उत्तम पटेल का हुआ करता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी को चलाता है आरएसएस। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, आरएसएस से छोटेगा योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ से छोटेगा तो गुजरात वाली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ सकते हैं आपकी इस बात को। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हों, जैसे योगी और स्वतंत्र देव सिंह की जोड़ी, इनको कमज़ोर करना है। यहाँ तक कि एक बात और कहना चाहूँगा कि अपना दल की मुखिया हैं अनुप्रिया पटेल जी, तो उनका भी स्तर काफ़ी बढ़ा, काफ़ी लोकप्रिय हो रही थी धीरे धीरे, और हैं भी, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे हैं, लोकप्रिय हैं। तो ऐसा तो नहीं उनके कद को घटाने के लिए कुर्मी बिरादरी से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और बीजेपी की कोई रणनीति या चाल तो नहीं है ऐसा? अब इस बात पे तो हमसे बेहतर जवाब अनुप्रिया जी को देना चाहिए, आशीष जी को देना चाहिए, और क्योंकि वो उनके सहयोग में है, एक लंबे समय से सहयोग में है, जब से मोदी जी आए तब से उनके सहयोग में है, तो हमसे बेहतर तो अनुप्रिया और आशीष जी को सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो सोचें कि पंकज जी को बनाया गया, पूर्वांचल में कुर्मियों की संख्या ज़्यादा है, उनके सपोर्टर ज़्यादा हैं, बिल्कुल, तो आखिर पंकज जी को और पूर्वांचल से क्यों लाया गया जी? अब इशारों में आप बात समझिए तो अच्छी है, नहीं तो अनुप्रिया जी जाने, उनका काम जाने, आशीष जी जाने। जी 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 जी, समाज को मैं तो ये तो स्पष्ट कर दिया कि समाज गुमराह नहीं होगा। हाँ, ये स्पष्ट है, यानी कि कहीं ना कहीं तो ये कयास लगाए जा सकते हैं कि उनको उनके कद को दबाने के लिए। अब ये विषय अब ये विषय तो वही है, हम उसको उस पर क्या बात करें। नहीं, सही। अच्छा, हम एक बात और करना चाहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज चौधरी जी 7 बार के सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, नहीं रह चुके, मतलब कि अभी सांसद भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष तो अब बनाए गए हैं, लेकिन 7 बार के वो सांसद रह चुके हैं। केंद्र सरकार में वो वित्त राज्य मंत्री भी हैं। उनको प्रदेश का कमान दिया गया, उत्तर प्रदेश का कमान दिया गया, अध्यक्ष बनाया गया। यहीं उसके उलट में देखिए आप केंद्र स्तर पर तो कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाया गया, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, जो आपके बिहार से आते हैं, वो 5 बार के सिर्फ विधायक हैं। तो क्या
कोई भेदभाव नहीं लगता है कि उनका अनुभव ज़्यादा है कि इनका अनुभव ज़्यादा है? 7 बार के सांसद रहे हैं, इनका अनुभव तो ज़्यादा हमें लगता है। पंकज जी समाज के में अच्छी पकड़ रखते हैं और बहुत अच्छे लीडर हैं, गंभीरता उनके अंदर बहुत है। पंकज जी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी समाज का अपमान किया है। 7 बार का जो सांसद है, हाँ यही मैं कहना 7 बार के सांसद को आपने झुंझुना पकड़ा दिया। यहाँ कुछ नहीं चलने वाला है, यहाँ सिर्फ 3 चेहरे हैं, आप समझ जाए 3 चेहरे कौन हो। उनके बाद चौथा किसी कोई सुनवाई नहीं होना है। इनको तो एक मोहरा बनाया गया, 27 में चुनाव आने वाला उत्तर प्रदेश में, कुर्मियों के वोटों को ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट कैसे किया जाए, सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य से पंकज जी को बनाया गया है। बिल्कुल, इसके पीछे सिर्फ यही रीजन और कुछ नहीं है। और अखिलेश जी भी बड़े गुमान में घूम रहे हैं कि हमारी सीटें बढ़ गई हैं। पीडीए की बात करते हैं अखिलेश जी। मैं थोड़ा सा जो है बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगा कि पीडीए की बात करते हैं मिस्टर अखिलेश जी। उनको जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पुश्तैनी मिल गई, तो उनको लग रहा कि एक बार जो है हमने पीडीए उठा लिया, संविधान उठा लिया, संविधान का बुक लेकर के हमने जो है सबको जोड़ लिया एक बार, तो अब हमारी सरकारें 27 में बननी तय हैं। लेकिन इस चीज़ को अखिलेश जी भूल रहे हैं। पीडीए में आए दिन रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अखिलेश जी हर जगह मौन व्रत धारण कर लिए, कहीं नहीं बोल रहे हैं। चाहे फतेहपुर रहा हो, चाहे गोंडा रहा हो, चाहे बस्ती रहा हो, चाहे सिद्धार्थनगर रहा हो, चाहे प्रयागराज रहा हो। अभी मैं बताऊँ 4 दिन पहले की एक घटना प्रतापगढ़, बिल्कुल प्रतापगढ़ में इन्हीं का सांसद है, दिनेश वर्मा नाम के व्यक्ति की हत्या हो जा रही है। भैया पीडीए तुम्हारा कहाँ चला गया? अरे कब बोलोगे महाराज, किस पीडीए की बात करते हो? सवाल बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल। तो उनको ये लगता है कि सरकार हम फिर से बना ले जाएंगे, तो वो भी गलत फहमी में है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आए, आपसे काफ़ी चर्चा हुई। हमारे ऑडियंस से हम कहना चाहेंगे कि हम एक बार फिर इनको बुलाते हैं, क्योंकि बेबाक बोले हैं तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है। पार्टी कमान से या फिर जिस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं यानी बीजेपी से, इनके पास फ़ोन आना तय है। मैं इनसे मिलूंगा दोबारा फिर, और फिर मैं बात करूंगा।